नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इन द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल थंब रिप्रेजेंट। देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक जो थंब फिंगर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है, या डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, या डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन द कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है, या वोल्टेज इन द कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर होगा जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है उसका जो थंब फिंगर होता है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का फिगर। इसमें ये है थंब फिंगर, ये है फर्स्ट फिंगर और ये है मिडिल फिंगर। तो क्वेश्चन में थंब फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये थंब फिंगर है, ये मोशन को, डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट फिंगर होता है वो फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और जो मिडिल फिंगर होता है वो करंट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ एन इक्विलाइजर रिंग इज डैश। देखो जो इक्विलाइजर रिंग होता है उसका काम क्या होता है? वो अवॉइड करता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एट ब्रश। ब्रश में जो अनइक्वल करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको अवॉइड करता है, या जो स्पार्क होता है उसको कम करता है, या दोनों 1 और 2 दोनों को करता है, या ना ही 1 को करता है ना ही 2 को करता है। तो इसका आंसर होगा जो इक्वलाइजर रिंग होता है वो ऑप्शन नंबर 3 दोनों काम करता है। जो ब्रश में जो अनइक्वल करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको वो अवॉइड करता है, और जो स्पार्किंग होता है उसको भी रिड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये होता है हमारा, देखो ये जो इक्वलाइजर रिंग है ये थोड़ा ठीक से नहीं आ रहा है फिगर। देखो ये होता है इक्वलाइजर रिंग। स्पेशली जो लाभ वाइंडिंग होता है, जब आर्मेचर में हम लाभ वाइंडिंग करते हैं तब क्या होता है ना, पैरेलल पाथ ज़्यादा होता है। जिस मोटर में जितना पोल होता है, मान लो ये 4 पोल है, 1 2 3 पोल 4 पोल है, अगर ये 4 पोल मशीन है तो लाभ वाइंडिंग में 4 पैरेलल पाथ होता है। तो इसीलिए जब करंट को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे लाभ वाइंडिंग में थोड़ा अनइक्वल होने का चांसेस रहता है। लेकिन जब जो वेव वाइंडिंग होता है वहाँ पर 4 पोल हो या 6 पोल हो या 8 पोल हो, 2 ही पैरेलल पाथ रहता है। तो यहाँ पर अनइक्वल करंट डिस्ट्रीब्यूशन होने का चांसेस बहुत कम रहता है। इसीलिए लाभ वाइंडिंग में ही हम इक्वलाइजर रिंग को यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाभ जब आर्मेचर में हम लाभ वाइंडिंग करते हैं तब इक्वलाइजर रिंग का यूज करते हैं, और उसका काम क्या होता है ना, अवॉइड करता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट ब्रश में, और स्पार्किंग को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटर यूज इन द फैन मोटर इज कनेक्टेड इन डैश। देखो जो फैन मोटर में जो कैपेसिटर को हम यूज करते हैं उसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, या स्टार्टिंग रनिंग वाइंडिंग के साथ पैरेलल में कनेक्शन करते हैं, या स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्शन करते हैं, या स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों के साथ हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं। तो इसका आंसर होगा जो कैपेसिटर को हम फैन मोटर में यूज करते हैं उसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये फिगर देखो, इस फिगर में ये होता है फैन मोटर का फिगर। इसमें ये होता है मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग, और ये होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो ये होता है ये है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों आपस में सीरीज में कनेक्शन है। तो इसीलिए फैन मोटर का जो कैपेसिटर होता है उसको हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाट मीटर करंट कॉइल इज डैश। देखो वाट मीटर में 2 कॉइल होता है, एक प्रेशर कॉइल होता है, दूसरा करंट कॉइल होता है। तो जो करंट कॉइल होता है उसको हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं या सीरीज में कनेक्शन करते हैं। और अगर हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो वो कॉइल बोर्ड जल सकता है, आग लग सकता है, या ऑप्शन नंबर 2 B C 2 और 3 दोनों है। तो इसका आंसर होगा जो वाट मीटर होता है उसका करंट कॉइल को हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये फिगर देखो, ये हमारा वाट मीटर का फिगर है। ये है करंट कॉइल और ये है प्रेशर कॉइल। जो करंट कॉइल है वो सीरीज में कनेक्शन हुआ है, और जो ये प्रेशर कॉइल है ये देखो पैरेलल में कनेक्शन हुआ है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टेरिस लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर ऑकर्स ड्यू टू। देखो ट्रांसफार्मर की कोर में जो हिस्टेरिस लॉस होता है वो क्यों होता है?
कोर लॉस के लिए होता है, या ईडी करंट लॉस के लिए होता है, या ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स कोर में जो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है उसके लिए होता है, या कॉपर लॉस के लिए होता है। तो इसका आंसर होगा ट्रांसफार्मर की कोर में जो हिस्टेरिस लॉस होता है वो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। देखो ये है ट्रांसफार्मर की कोर। इसमें अगर हम एसी सप्लाई देंगे प्राइमरी में तो यहाँ पर क्या होगा ना, ऑल्टरनेटिंग करंट को सप्लाई देने से ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स क्रिएट होता है इस कोर में। ये जो ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स है इसका नेचर कैसा है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये मैग्नेटाइजेशन होगा इसमें, और जब ये नेगेटिव होगा तो ये डीमैग्नेटाइजेशन होता है। फिर पॉजिटिव होता है मैग्नेटाइजेशन होता है, फिर नेगेटिव होगा डीमैग्नेटाइजेशन होगा। तो ये इसे कॉन्टिन्यूसली मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होने से जो लॉस होता है उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टेरिस लॉस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्टिन्यूसली मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होने से हिस्टेरिस लॉस होता है ट्रांसफार्मर की कोर में। और इस हिस्टेरिस लॉस को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर की कोर में सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन। देखो जो फ्यूज होता है हमारा, फ्यूज वायर होता है, उसका जो करंट रेटिंग हम डिसाइड करते हैं वो स्टार्टिंग करंट के मुताबिक डिसाइड करते हैं, या फुल लोड करंट के मुताबिक डिसाइड करते हैं, या हाफ फुल लोड के मुताबिक डिसाइड करते हैं, या 3/4 ऑफ लोड करंट के मुताबिक हम करंट रेटिंग को डिसाइड करते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्यूज का जो स्टार्टिंग करंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूज का जो स्टार्टिंग करंट होता है उसके मुताबिक हम उस फ्यूज का करंट रेटिंग डिसाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए 3-फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर, 3-फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर इफ वन ऑफ द फेज वाइंडिंग हैज बर्स्ट द ट्रांसफार्मर विल देन सप्लाई। देखो मान लो एक डेल्टा ट्रांसफार्मर है, ये डेल्टा है, अगर किसी एक वाइंडिंग डिस्कनेक्ट होता है या जलता आग लग सकता है, बर्न होता है, तो वो कितना पावर आउटपुट कितना देगा, उसका फुल आउटपुट रेटिंग जितना था उतना ही देगा, या जीरो आउटपुट देगा, या 86.6% उसका फुल आउटपुट का 6.6% देगा, या फुल रेटिंग का 58% ही देगा। तो इसका आंसर होगा जब एक डेल्टा ट्रांसफार्मर की किसी एक वाइंडिंग डिस्कनेक्ट होता है या जल्द आग लग सकता है या किसी भी डैमेज हो सकता है, तो वो डेल्टा ट्रांसफार्मर सिर्फ उसका रेटिंग का 58% ही आउटपुट देगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब डेल्टा का एक वाइंडिंग डिस्कनेक्ट होता है तो क्या होता है ना, 1/√3 टाइम ही आउटपुट देता है। तो अगर हम 100 का 1/√3 करेंगे तो हमें 57 पॉइंट समथिंग मिलता है, जिसको हम 58% कहते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFL आर रिप्लेसिंग इनकैंडिसेंट लैंप ड्यू टू। देखो जो CFL लैंप होता है उसको हम आजकल ज़्यादा यूज किया जाता है इनकैंडिसेंट लैंप के कंपेयर में। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो CFL लाइट होता है उसका एनर्जी सेविंग ज़्यादा होता है, या उसका लॉन्गर लाइफ टाइम होता है, या शॉर्ट लाइफ टाइम होता है, या एनर्जी सेविंग और लॉन्गर लाइफ दोनों होता है। तो इसका आंसर होगा जो CFL लाइट होता है वो उसका एनर्जी सेविंग भी ज़्यादा होता है इनकैंडिसेंट लैंप के मुताबिक, और लॉन्ग लाइफ भी जो लॉन्गर लाइफ होता है इनका इनकैंडिसेंट लैंप से CFL का लाइफ भी ज़्यादा होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये फिगर है, ये इनकैंडिसेंट लैंप है और ये CFL है। इसका लाइफ देखो 1200 आवर है इसका लाइफ, लेकिन इसका देखो 8000 आवर, तो लॉन्गर लाइफ हो गया हमारा CFL का। उसके बाद क्या है लॉन्गर एनर्जी सेविंग। देखो जो ये हमारा इनकैंडिसेंट लैंप है उसका 60 वाट का होता है, लेकिन जो हमारा CFL लाइट होता है उसका 13 से लेकर 15 वाट तक ही होता है। तो हमारा एनर्जी भी सेविंग होता है और लाइफ भी लॉन्ग होता है। इसीलिए हम CFL लाइट को यूज करते हैं इनकैंडिसेंट लैंप के बदले। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज दिस दैट इट चेंजेस द वोल्टेज लेवल ऑफ एन AC सिग्नल विदाउट चेंजिंग पावर। देखो एक ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, वोल्टेज को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। अगर ये स्टेप अप होगा तो वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, और अगर ये स्टेप डाउन होगा तो वोल्टेज को कम करेगा। तो वोल्टेज को अप और डाउन करता है, उसके साथ साथ
पावर को चेंज नहीं करता है, वोल्टेज के चेंज होने के साथ साथ पावर को चेंज नहीं करता है, या वोल्टेज को चेंज करने के साथ साथ फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है, या वोल्टेज को चेंज करने के साथ साथ उसका शेप में कोई भी चेंज नहीं होता है, या वोल्टेज को चेंज करने के साथ साथ पावर फ्रीक्वेंसी शेप ये किसी में भी चेंज नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा जब एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज का लेवल को चाहे इंक्रीज करता हो या डिक्रीज करता हो, लेकिन उसमें ट्रांसफार्मर पावर को चेंज नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी को भी चेंज नहीं करता है, और उसका शेप में भी कोई भी चेंज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ट्रांसफार्मर होता है वो सिर्फ वोल्टेज को अप और डाउन करता है, लेकिन पावर ना ही फ्रीक्वेंसी ना ही शेप में कोई भी चेंज होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मल्टीमीटर कैन नॉट मेजर। देखो जो मल्टीमीटर होता है वो ये चार में से किसको मेजर नहीं करता है? करंट को मेजर नहीं करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं मेजर करता है, कैपेसिटेंस को नहीं मेजर करता है, या रेजिस्टेंस को नहीं मेजर करता है। तो इसका आंसर होगा जो मल्टीमीटर होता है वो कैपेसिटेंस को मेजर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि करंट को भी मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज ये इसको भी मेजर करता है, और रेजिस्टेंस को भी मेजर करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलईडी लैंप हैज पावर फैक्टर। देखो जो लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी लैंप होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर वाला होता है, या लीडिंग पावर फैक्टर वाला होता है, या लैगिंग पावर फैक्टर वाला होता है, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो एलईडी होता है लाइट एमिटिंग डायोड वो लैगिंग पावर फैक्टर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप सभी देखो जब किसी सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों एक ही लाइन में होंगे उसको हम क्या कहते हैं? यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। जब करंट लीडिंग में होता है, वोल्टेज लैगिंग में होता है, अगर करंट लीडिंग में होगा तो उसको हम कहेंगे लीडिंग पावर फैक्टर, ये हमारा कैपेसिटर में होता है। और जब करंट लैगिंग होता है, वोल्टेज लीडिंग होता है, वो होता है हमारा लैगिंग पावर फैक्टर, ये होता है इंडक्टर में। वेरी वेरी याद रखना, जो इंडक्टर होता है वो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए होता है, और कैपेसिटर होता है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, और जो रेजिस्टेंस होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर के लिए होता है। लेकिन जो एलईडी है वो लैगिंग पावर फैक्टर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मर्क्यूरी वेपर लैंप गिव्स। देखो जो मर्क्यूरी वेपर लैंप होता है वो पिंक लाइट देता है, या येलो लाइट देता है, या ग्रीनिश ब्लू लाइट देता है, या व्हाइट लाइट देता है। तो इसका आंसर होगा जो मर्क्यूरी वेपर लैंप होता है वो ग्रीनिश ब्लू लाइट देता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो येलो लाइट कौन देता है? येलो लाइट देता है सोडियम वेपर लैंप, और मर्क्यूरी वेपर लैंप ग्रीनिश ब्लू लाइट देता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मूविंग द पॉइंटर इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर होता है उसको कौन मूविंग करता है? कौन सा फोर्स मूविंग करता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मूविंग करता है, या कंट्रोलिंग टॉर्क मूविंग करता है, या एडी करंट डैम्पिंग टॉर्क मूविंग करता है, या एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग फोर्स मूविंग करता है? तो इसका आंसर होगा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर होता है उसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ही मूव करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये एक हमारा इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसका ये जो रेड वाला ये जो कलर है ये हमारा पॉइंटर है। ये जब मूव करता है, मान लो हमें ये 1 है, ये 2 है, 3 है, हमें अगर 3 एम्पियर मेजर करना होगा तो अब ये पॉइंटर इस 3 के पास आता है, तो कौन सा फोर्स इस पॉइंटर को 3 के पास लेता है ना? वो होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑटोमोबाइल्स द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न ड्यू टू। देखो ऑटोमोबाइल में जो हॉर्न में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन की वजह से होता है, या वाइब्रेटिंग डायाफ्रागम से होता है, या मूविंग कॉइल से होता है, या ऑक्सीलेटिंग कॉइल से होता है। तो इसका आंसर होगा ऑटोमोबाइल का जो हॉर्न होता है उसका साउंड को हम वाइब्रेटिंग डायाफ्रागम से प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ वाइब्रेटिंग डायाफ्रागम। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस है। यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस इज कौन क्या है? लॉक्स है, या लॉक्स पर सेकंड है, या ल्यूमेन है, या ल्यूमेन पर यूनिट है? तो इसका आंसर होगा जो इल्यूमिनेंस होता है उसका यूनिट होता है लॉक्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।